राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह की भाजपा सरकार के समर्थन वापस ले लिया है। जेडीयू ने 2022 में मणिपुर में भाजपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब इस गठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। जेडीयू ने उस समय भाजपा के साथ मिलकर राज्य की स्थिरता और विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन हाल के दिनों में जेडीयू और भाजपा के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने छोटे दलों के साथ संयोग करने में विफलता दिखाई है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि भाजपा स्थानीय मुद्दों को हल करने में असफल रही है और गठबंधन के साझेदारों के साथ उचित तालमेल नहीं बिठा सकी। नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस फैसले को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। पार्टी के नेताओं ने मणिपुर में भाजपा सरकार पर ये भी आरोप लगाया है कि वह गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही थी। जेडीयू ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया। नीतीश कुमार के इस कदम को राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से भी देखा जा रहा है। जेडीयू ने हाल ही के दिनों में भाजपा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। बिहार में भी जेडीयू ने 2022 में भाजपा से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ गठबंधन किया था। अब मणिपुर में भी समर्थन वापस लेना इस बात का संकेत हो सकता है कि जेडीयू का भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कोई तालमेल नहीं है। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं। भाजपा के पास बहुमत है और एन बीरेंद्र सिंह सरकार को फिलहाल किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा की स्थिति कमजोर हो सकती है, खासकर क्षेत्रीय दलों के साथ भविष्य में संयोग करने के मामले में। जेडीयू के पास मणिपुर विधानसभा में 6 विधायक है। ये संख्या भले ही कम हो, लेकिन गठबंधन टूटने से राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू के इस कदम से भाजपा पर ये दबाव बनेगा कि वह अन्य छोटे दलों और सहयोगियों के साथ अपने संबंध सुधारे। नीतीश कुमार को हमेशा एक कुशल रणनीतिकार के रूप में देखा गया है। उन्होंने कई बार अपने राजनीतिक कदमों से देश भर में चर्चा बटोरी है। मणिपुर में समर्थन वापस लेने के लिए ये कदम 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में भी अहम माना जा सकता है। विश्लेषणों का मानना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा से दूरी बनाकर वह क्षेत्रीय राजनीति में अपनी ताकत बढ़ाने और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर में भाजपा से अलग होकर जेडीयू ने ये संदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाए रखना चाहती है। भाजपा ने जेडीयू के इस फैसले पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जेडीयू का ये कदम अप्रत्याशित नहीं है। भाजपा पहले से ही जेडीयू के इस फैसले के लिए तैयार थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि मणिपुर सरकार पर इस फैसले का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। हालांकि जेडीयू के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा ने कहा कि उसने गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन किया है और जेडीयू का ये आरोप निराधार है। नीतीश कुमार जो है यानी हाशिए पे है और इसलिए नीतीश कुमार इन्होंने प्रगति यात्रा निकाली है। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा निकाली और उसमें विपक्ष भी उसमें आलोचना कर रहा है कि 2 अरब से ज्यादा रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। और दूसरा, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार इनके बेटे हैं, पहली बार वो उनके लिए प्रचार करते हुए हमें दिखे। तो ये एक इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार को जो उन पर आरोप हो रहा है कि वो थक चुके हैं और नए लोग उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से आगे आने चाहिए।
तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि निशांत कुमार जो है वो आगे आ रहे हैं और नीतीश कुमार उनको अपने एक यानी एक वारिस के तौर पे उनको वो आगे कर रहे हैं। तो ये जबकि उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना वारिस के बारे में बोला था, उत्तराधिकारी होगा, लेकिन ये राजनीति है, कभी भी वारिस तक बदल देती है। जी। और दूसरा, एक तरफ से मीसा कुमारी का जो बयान था उसमें भी आश्चर्य किया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मीसा यादव इनकी जो भूमिका है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से है और मूलतः तेजस्वी यादव मानते हैं कि वो नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने साफ रूप से कह दिया। तो एक तरफ से राहुल गांधी अटैक कर रहे रहे नितीश कुमार पे कि वो उन्होंने जो जातीय जनगणना की वो गलत थी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उन पर आरोप कर रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने की है। जी, आपको लग रहा है जातीय जनगणना सबसे अहम मुद्दा होने वाला है बिहार के लिए, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार ने इसको लेकर पहल भी की थी और ये परिस्थितियां जो जिस तरह से राहुल गांधी इसी मुद्दे को लगातार बना रहे हैं, तो क्या इनके खेमे में जाएगा और नीतीश कुमार के अगेंस्ट जाएगी क्या ये बात, क्योंकि वो तो खुद इस बात की पहल कर चुके हैं। देखिए, जाति जनगणना से पहली बार ये स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है कि बिहार में किस जाति की कितने लोग हैं। तो उससे ये पता चल गया है कि सिर्फ अभी जो यादव बनाम बाकी कुर्मी और बाकी जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे, लेकिन जिस तरह से लोअर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ये उसमें साफ रूप से उभर कर आया है। तो इसका कारण ये भी है कि जो विकास की गंगा है वो उन तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए ये भी जातियां जो है वो सक्रिय होगी। अब देखना ये है कि वो कांग्रेस के पास आती है या फिर बीजेपी उनको अपने पाले में लेती है। ये देखना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बीजेपी हमेशा रिजर्वेशन कास्ट में ही सबकास्ट का रिजर्वेशन की बात कर रही है और कांग्रेस भी उसके कुछ हद तक पक्षधर रही है। तो इसलिए देखना जरूरी है कि जो जातिगत समीकरण है वो कैसे इस चुनाव में गुल खिलाता है। जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है जिसका जिक्र मैं कर दी कि संविधान जैसा मुद्दा जो है और भागवत को टारगेट पर ले रहे हैं राहुल गांधी जिस तरह से, क्या आपको ये लग रहा है कि बिहार की जनता इस बात को उतना क्लियरली समझेगी, क्योंकि वहां पे युवा बहुत है, युवा जो पहले से ही गुस्से में है, आंदोलन हो रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं, जबान की बात और विजुअल दोनों में बहुत फर्क है। तो राहुल गांधी की जबान की बात कितनी लोगों तक पहुंचेगी या फिर वो विजुअल की बात ज्यादा पहुंच रही है। और प्रशांत किशोर के एंगल को जरूर मैं जानना चाहती हूँ अगले इस सवाल के जवाब के बाद। देखिए, इसके पहले का जो चुनाव था उसमें मोहन भागवत इन्होंने एक रिजर्वेशन की बात छेड़ी थी, तो उसका बहुत असर हुआ था और पूरा जो सिनेरियो है वो पलट गया था, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया था और उसका फायदा लालू प्रसाद यादव इनकी पार्टी को हुआ था। कुछ हद तक नीतीश कुमार इनको भी हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार बाद में पलट गए थे। तो बिहार की जो युवा है वो बहुत ही सजग है और आप जानती है कि किस तरह से इंदिरा गांधी इनको जो चुनौती मिली है वो जयप्रकाश नारायण इनके नवनिर्माण आंदोलन के कारण ही मिली और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। लेकिन बिहार की जनता जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग है और उसमें वो अपना जो चीजें हैं अपने फायदे में क्या है वो बहुत जानती है। और ये पूरा जो मामला है वो जातिगत समीकरण पर आधारित है, क्योंकि बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण पर आधारित है, लेकिन जो सामाजिक समीकरण भी है वो भी जातिगत की मुद्दे पे ही चलते हैं वहां पे। इसलिए हर कोई चाहेगा कि यहाँ पर उनकी पार्टी को उनकी कास्ट को कितना मिल रहा है। तो टिकट बंटवारे में भी बहुत सारी बड़ी भूमिका होगी, इतने कास्ट को कितना परसेंट सीटें ही दी जा रही है। विनीता जी। और सुभाष जी, जो बात करें प्रशांत किशोर की जो एंगल है, तो ये कितना आप इसको मान रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ना 3 में ना 13 में है अभी, लेकिन 3 और 13 के बीच के भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वहां पर किसी नंबर पे जाके टिक रहे हैं और किसी का गणित खराब करेंगे क्या, इतने वजूद में है क्या अभी? और अगर नहीं है तो भी 0.1% भी अगर वोटिंग पर वो डिफरेंस डालते हैं तो ये किसके हाथ की कठपुतली है? देखिए, सीधे रूप में प्रशांत किशोर बीजेपी के हाथ की कठपुतली है और हाँ, हमने देखा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में छोटे छोटे पार्टियों को बीजेपी ने खड़ा करके वोट कटवाने की राजनीति की और उससे
जो बड़ी पार्टियां हैं अपने विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ, जैसे कांग्रेस हो या फिर महाराष्ट्र में एनसीपी हो, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। यही वोट कटवा बनेंगे मुझे लगता है प्रशांत किशोर बिहार में, लेकिन उनको कितना लोग ये करते हैं, तवज्जो देते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अपर कास्ट से आते हैं और अपर कास्ट के वोट उनको मिलेंगे तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर जो निचली तबके की जातियां हैं, अगर वो उनके पास आती है या नहीं आती है, देखना होगा। लेकिन मुझे जहां पे लगता है कि वो कुछ हद तक वोट लेंगे तो उसका फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। और हमने देखा है कि बीजेपी जो हमेशा दिल्ली में भी उन्होंने किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर का रजिस्ट्रेशन करती है और उसमें एक 10,000 का डिफरेंस होता है किसी भी यानी जो उम्मीदवार जीत के आता है, तो उस 10,000 में अगर कोई और लोग अगर उसमें हिस्सा लेते हैं या फिर वो वोट कटवाते हैं तो उसका फायदा बड़ी पार्टियों को होता है। और बीजेपी को इसका फायदा हरियाणा में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था। शायद वही प्लान बीजेपी का प्रशांत किशोर को लेकर इसमें बिहार में हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।